हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एनआईएस को जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, इस मौर्योत्तर काल में जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था जिसका नाम है दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास, एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं का इतिहास, मतलब इतिहास प्रारंभिक, स्टार्टिंग वाला, जो स्टार्टिंग वाला जहां से शुरू होती है कहानी। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बातें बताना चाहूंगा कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अब अगर एक चीज आपने ध्यान दी हो, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था चैप्टर। अगर अपनी एनआईएस हिस्ट्री की बात करें आप, तो इसमें हमने सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ा है उसका नाम है पाषाण काल। फिर उसके बाद जो हमने पढ़ा है चैप्टर उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा काल, जो नाम आप देना चाहें। उसके बाद जो हमने पढ़ा है चैप्टर उसका नाम है वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल के बाद जो हमने पढ़ा है उसका नाम है मौर्योत्तर काल। और इन चैप्टरों के बीच में भी काफी हमने और भी चैप्टर पढ़े हैं, मतलब टॉपिक पढ़े हैं, जैसे जनपद और महाजनपद काल, इस तरह के और भी हमने चैप्टर पढ़े हैं। लेकिन इन टॉपिक्स को इस वाले चैप्टर में यहाँ पर रिमाइंड करने की क्यों जरूरत है? देखिए, जैसा आप सभी को मालूम होगा, अगर हम भारत का नक्शा बनाएं तो दिशाओं, मतलब डायरेक्शन के अगर आप नाम दें तो कुछ इस तरह से देंगे आप। ये वाली कंडीशन को तो आप बोल देंगे उत्तर, ये हो गई पूरब, इधर वाली हो गई पश्चिम, और जो नीचे वाली कंडीशन, ये डायरेक्शन है, ऐसा बोल देंगे दक्षिण। भाई यही होती है ना, अगर भारत के नक्शे के हम दिशाओं के नाम लें तो वो कुछ इसी हिसाब से होंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये नाम लिख के बताया कि हमने पढ़े कौन कौन से टॉपिक हैं अभी तक, पाषाण, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल या मौर्योत्तर काल। कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो जितने भी टॉपिक पढ़े हैं वो हमें इस वाले जोन से ऊपर की हिस्ट्री बता रहे हैं। मतलब अगर हम ध्यान दें तो जो हमारा हड़प्पा सभ्यता था वो इस वाले क्षेत्र का है, जहां पर पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला जोन है, हमने इस वाले जोन का पढ़ा। वैदिक काल में आए तो आर्य लोग इस तरफ की तरफ उन्होंने रुख करा। इसमें हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म जब पढ़ा तो हमने बिहार, बोध गया, लुम्बिनी, इस वाले क्षेत्र के बारे में पढ़ा। जनपद और महाजनपद काल देखा तो उसमें 16 महाजनपदों की जो दिशाएं थे और जो उनके क्षेत्र थे वो लगभग मोस्टली इसी वाली जोन में सेटल्ड थे। कहने की बात यह है कि जितना भी हम अभी तक पढ़ रहे हैं टिल मौर्योत्तर काल, ये सारा इतिहास हमें इस वाले जोन का ही बता रहा है। आपने ध्यान दिया होगा तो दक्षिण के बारे में तो हमें अधिकांश जानकारी है ही नहीं। तो जो ये दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास है, ये टॉपिक हमें इसी बारे में बताएगा और हम इसी चीज को समझेंगे। तो यही मतलब था आपको इतना बेसिकली ये जो पुरानी बातें थी इनको बताने का। तो आप ध्यान दीजिए, अब हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको सब समझा दूंगा और आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इसको समझने में, ठीक है। तो दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास हम लोग अब देखने जा रहे हैं। समझ गए होंगे आप लोग इसका मतलब क्या है, मैंने आपको थोड़ा सा बेस भी क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो चलिए, इसमें देखने को हमें दो चीजें मिलती हैं। अगर मैं आपको दक्षिण भारत के इतिहास की बात करूं तो इसमें हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी। दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास, इसमें हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी। मतलब इतिहास दो तरीके से देखेंगे हम दक्षिण भारत का। पहला वाला कहलाएगा महापाषाण काल। महापाषाण काल, ठीक है, पहला वाला महापाषाण काल। और दूसरा वाला जो इसका ब्लॉक रहेगा वो रहेगा संगम काल, रहेगा संगम काल।
अब दो भागों में इसलिए डिवाइड करा है कि दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अलग अलग बातें हैं। तो हमें जो जो दोनों में डिफरेंस है, जो जो दोनों में अंतर है, उस आधार पर इसको उन्होंने दो भागों में बांटा है। तो आप देखिए, जो महापाषाण काल का समय रहेगा वो रहेगा 1200, ध्यान से देखिएगा, 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और संगम काल यहीं पर से शुरू हो जाएगा जहां पर महापाषाण काल समाप्त होता है, मतलब 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक, 300 ईस्वी तक महापाषाण काल का समय रहेगा 1200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक। संगम काल का जो समय रहेगा, संगम काल का समय रहेगा 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। इतना आपको समझना चाहिए, ठीक है, पहले इतना ध्यान रहे। अब हम दोनों को एक एक करके समझेंगे। ध्यान रहे, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम मौर्योत्तर काल के अंतर्गत दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास, मतलब स्टार्टिंग का इतिहास देख रहे हैं। जैसे हमने वहां हड़प्पा सभ्यता देखी थी, वैदिक काल देखा था, जनपद महाजनपद काल देखा था, वैसा ही हम इसमें महापाषाण काल और संगम काल देखेंगे। ठीक है, तो उस समय जिस, मतलब आप मोटे तौर पर अगर कहें तो जो उत्तर भारत है वहां पर जो वैदिक काल वाला समय था, वैदिक काल वाला समय अगर आपको याद हो तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वाला समय है। तो लगभग उस वाले समय तक आते आते संगम काल आता है यहाँ पर। ठीक है, तो उत्तर भारत की तो हमने देख रही कि जिस टाइम वैदिक काल वहां चल रहा था, उसी वाले समय से 200-300 वर्ष पहले की ये कहानी है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, तो इन्हीं सब बातों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम मौर्योत्तर काल में महापाषाण काल। पहले महापाषाण काल समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग संगम काल को समझेंगे। ठीक है, महापाषाण काल समय खंड कब से कब तक है, 1200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब इस समय की जो बेसिकली जानकारी है, अगर हम महापाषाण काल की बात कर रहे हैं तो हमें इस समय की जानकारी कैसे मिलती है, इस समय के बारे में हमें इतनी डिटेल की, इस समय में भारत का जो दक्षिण वाला छोर है वहां पर क्या क्या गतिविधियां थी, वहां के लोग किन किन चीजों से परिचित थे, ये तमाम बातें इस तरह की कि उस समय की स्थिति वहां पर क्या थी। तो ये अपने में एक अचंभे या एक अलग तरीके की बात है कि जैसे बेसिकली इतिहास में हमें किसी भी समय की जानकारी हमें वहां के लोगों के रहने के, जो उनके भवन है उनके अवशेष मिले हैं, जो वो मंदिर, जो भी उनके अवशेष हैं चीजों के, वो हमें वहां पर मिले हैं, रहने के घर मिले हैं, भले ध्वस्त अवस्था में टूटे हुए हैं, लेकिन हमें चीजें मिली हैं, जो वो चीजें इस्तेमाल करते थे वो हमें ऐसे ही मिले हैं खुदाई करके। किंतु यहाँ पर जो महापाषाण काल की अधिकांश हमें जानकारी मिलती है, ये हमें कब्रों से मिलती है। कब्रों से मतलब जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे दफन कर देते हैं, तो आपको मालूम होगा उसे ही कब्र कहते हैं। अच्छा, इन लोगों की एक मानसिकता थी कि जैसे किसी की मृत्यु होती थी तो जब उसको दफन करते थे तो दफन करने के साथ साथ ये उसमें कुछ चीजों को भी रखा करते थे। कहने का मतलब ये है कि किसी की मृत्यु हुई तो साथ में जो दैनिक जीवन की आवश्यकता की चीजें होती हैं, शीशा हो गया, कंघी हो गया, अब उस समय पर आक्रमण होता था, मनुष्य को अपनी जानों की रक्षा करनी होती थी, तो हथियार, तलवार, ये सब चीजें डेली लाइफ में यूज होते थे। इसी तरह की जो भी चीजें रही होंगी जो उसके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सब चीजों को ये लोग डेड बॉडी के साथ दफन किया करते थे। तो जब इतिहासकारों ने इन सब चीजों को देखा और ये जब ये ब्यूरियल्स, जो इनकी कब्रें थी, इनको खोदा गया, तब जाके ये सामान मिला है, और उसी सामान के आधार पर लगभग 90% जानकारी हमें उसी से पता चलती है समय के बारे में, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे पहली बात आप ये समझें कि हमें इस समय की जानकारी कब्रों से मिलती है। और ये कब्रें कैसी होती थी, मतलब पहली बात कि ये निवास स्थान से काफी दूर बनाई जाती थी।
निवास स्थान से दूर बनाई जाती थी, मतलब जहां पर लोग निवास करते हैं, रहते हैं, जो रेसिडेंशियल एरिया जैसे कॉलोनीज होती है, हम भी हमारे भी आजकल आप देखेंगे अगर आज के समय में, तो हमारे जो घर हैं, रहने की जगह हैं, वो सेपरेट हैं। और जिस तरह के कब्रिस्तान या शमशान घाट होते हैं, ये काफी दूर पर बसाए जाते हैं। तो उस समय पर भी कुछ ऐसी रीत थी, निवास स्थान से दूर होता था। प्लस एक बात का ध्यान रखते थे कि जो ये निवास स्थान से दूर पे कब्र बना रहे हैं, ये बंजर भूमि पर ही बनाते थे, या अलग लफ्जों में कहें तो वो जमीन पे ये कब्रिस्तान बनाते थे जो भूमि कृषि के लिए सूटेबल नहीं है, मतलब बंजर तरह की भूमि, पत्थर पुत्थर वाली। ठीक है, तो पहली बात है कि निवास स्थान से दूर, दूसरी बंजर भूमि होती थी। अब एक और बात, जैसा आप देख रहे हैं, इस समय का नाम महापाषाण काल क्यों दिया? देखो, ये महापाषाण जो शब्द है, दो शब्दों से आप अगर इसको संधि करें तो आपको दो मिलेगा, महा प्लस पाषाण। महा प्लस पाषाण, महा का मतलब क्या होता है भाई? विशाल, मतलब बड़ा, साधारण भाषा में खोलो। पाषाण मतलब पत्थर, तो मतलब बड़ा पत्थर, बड़ा पत्थर काल। अभी बड़ा पत्थर का तो यहाँ पे कोई जिक्र नहीं हुआ, तो जिक्र ऐसा होगा कि जो ये कब्रें हुआ करती थी इनकी, ये काफी बड़े बड़े पत्थरों से ढकी रहती थी, काफी बड़े बड़े पत्थर रखे रहते थे कब्रों के ऊपर। ठीक है, एक इंसान की हाइट से भी लंबे लंबे पत्थर हुआ करते थे। तो इसी आधार पर इस समय को महापाषाण काल कहा गया है। आई बात समझ में? तो महापाषाण काल इसलिए कहा जाता था कि भाई कब्रों के ऊपर काफी बड़े बड़े पत्थर रखा जाते थे, और इसी आधार पर इस समय को महापाषाण काल कहा जाता है। कालखंड समय मतलब 1200 से 300 ईसा पूर्व तक का है। कब्रों से हमें इस समय के जानकारी मिलती है, और ये कब्र निवास स्थान से दूर पर बनाई जाती थी, जो कि जमीन बंजर भूमि होती थी, उस पर ये बनाई जाती थी। अब हम देखेंगे कि ये लोग किन किन चीजों से परिचित थे, मतलब क्या क्या चीजों की इनको नॉलेज थी। तो आप देखिए, इनकी जो कब्र थी उसमें जो मैंने आपको बताया कि दफन चीजों से ही जानकारी मिलती है समय की, कि ये कितने अपडेटेड थे, किन किन चीजों में इन्होंने प्राप्ति कर ली थी, या किन किन चीजों से ये लोग परिचित थे। कहने का मतलब किन किन चीजों को ये जानते थे। तो जैसे पत्थर तो बेसिकली मालूम हो गया था, पत्थर पे कारीगरी भी करते थे, जो कब्रों के ऊपर पत्थर रखे रहते थे वो एक उसमें एक अलग तरह की कलाकारी होती थी, पहली बात। दूसरी, कुल्हाड़ी मिली है, ठीक है, हल मिले हैं, ठीक है, हल मिले हैं, तलवार मिली है, त्रिशूल मिले हैं, और जो तीर होता है, तीर का जो सिरा होता है वो मिला है। ठीक है, तो इस तरह की ये सब चीजें इस समय की हमें कब्रों से मिली हैं। अधिकांश मोस्टली चीजें हमें कब्रों से ही मिले हैं। ठीक है, साथ ही साथ फर्स्ट टाइम साउथ इंडिया, मतलब दक्षिण भारत में लोहे से परिचित, मतलब अगर लोहे की इनको जानकारी हुई तो ऐसा माना जाता है कि इसी समय पर हुई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, थोड़ा सा इसको याद रखें कि दक्षिण भारत के लोगों को लोहे की जानकारी किस टाइम हुई। तो आपको वहां पर याद रखना है कि लोहे की जानकारी इनको किस टाइम हुई थी। लोहे की जानकारी इनको हुई थी आपका महापाषाण काल में। दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर भारत में तो आप सभी जानते हैं कि उनको फर्स्ट टाइम लोहे की जानकारी किस टाइम हुई थी, जब आपका वैदिक काल का समय चल रहा था। तो वैदिक काल के समय पे वहां पर जानकारी हो गई थी। लगभग ये लोग उनसे 300 वर्ष पीछे चल रहे हैं। एक तरह से अगर मोटे तौर पर देखें तो जो उत्तर भारत वाले चीजों को 300 वर्ष पहले जान गए होंगे, ये लोग 300 वर्ष बाद जाने हैं। तो ये उनसे इतना पीछे चल रहे हैं एक तरह से। तो फर्स्ट टाइम लोहे की जानकारी दक्षिण भारत को इसी समय पर देखी जाती है। ठीक है, और बातें इन लोगों के बारे में क्या क्या है? काले प्लस लाल मिट्टी के बर्तनों का ये उपयोग करते थे अपने दैनिक जीवन में। लाल मिट्टी बर्तन, काले प्लस लाल मिट्टी के बर्तनों का ये लोग प्रयोग करा करते थे अपने जीवन में। ठीक है, अब जैसा आप लोगों ने यहाँ पर स्टार्टिंग में देखा कि पत्थर, कुल्हाड़ी, हल,
अब ये हल मिला है। अच्छा, एक इनको कुदालियां भी मिली हैं। कुदाली पता है ना, खेत खोदने के लिए छोटी सी होती है एक चीज। तो हल और एक कुदाली मिली है जो, तो इन सब चीजों से आप भी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको मालूम होगा कि ये लोग कृषि क्या करते रहे होंगे भाई, खेती बाड़ी करते रहे होंगे। हल और ये कुदाली का काम तो तभी होता है। तो कृषि से भी ये लोग परिचित थे, और साथ साथ अगर आप इनका जीवन यापन देखें तो खान पान में ये कृषि प्लस पशुपालन किया करते थे। कृषि प्लस पशुपालन, ठीक है। अब कृषि प्लस पशुपालन में अगर आप कृषि की बात करें, तो कृषि में ये लोग किन किन चीजों से परिचित थे। कृषि में, एक मिनट यहां पर लिखते हैं इसको, कृषि में ये लोग परिचित थे आपके गेहूं प्लस चावल से। और पशुपालन में ये लोग जानवरों को पाला करते थे एवं शिकार भी किया करते थे। तो ये कुछ बेसिकली बातें हैं इस समय के बारे में। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि महापाषाण काल का वर्णन कीजिए या महापाषाण काल किसे कहते हैं, तो आपको कैसे लिखना है कि दक्षिण भारत का जो प्रारंभिक इतिहास है, जिसका कालखंड आपको याद रखना है 1200 से 300 ईसा पूर्व, इसका कालखंड 1200 से 300 ईसा पूर्व रहा है, उस समय को महापाषाण काल कहते हैं। और यह दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास है। और इसी समय पर दक्षिण भारत को लोहे की जानकारी हुई थी, एवं इस समय में जो निवास स्थान से दूर जो कब्रें बनाई जाती थी, उनपे विशाल और बड़े बड़े पत्थरों की एक तरह से कब्रें बनाई जाती थी, और कब्रों को ढका जाता था उन पत्थरों से। और ये पत्थर भी कई अलग अलग तरीके के होते थे, कब्रों के नाम अलग अलग होते थे। तो वो आपके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, यहाँ पर आपके सिलेबस में है भी नहीं, वो ग्रेजुएशन लेवल की बात है और हायर एजुकेशन में है वो, तो आपको ना उस पर ध्यान देना है। तो कुछ इस तरह की बातें अगर आपसे महापाषाण काल के बारे में पूछा जाए तो आपको ये सब बातें ही उसमें एज इट इज पॉइंट बाय पॉइंट लिख देनी है, आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स हैं, ठीक है। बाकी कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, जितना बताया गया है ये भी इनफ है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है आपका महापाषाण काल वाला टॉपिक खत्म। अब आप ध्यान दें तो हमने यहाँ पर दो बातें बताई थी आपको। सबसे पहले हमने आपको टॉपिक बताया था दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास, ठीक है, कुछ ऐसा ही था। तो इसमें हमने आपको बोला था कि दो टॉपिक पढ़ेंगे हम। दो में पहला हमने कहा था महापाषाण काल, और दूसरा हमने पढ़ना था संगम काल। ध्यान रहे दोनों के दोनों दक्षिण भारत के ही अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन किस समय में क्या विकास हुआ, दोनों को महापाषाण काल नहीं कह सकते। संगम काल में कुछ और चीजों से परिचित हो गए थे, डेवलप्ड हो चुके थे, तो उसको अलग श्रेणी में रखा गया है संगम काल की टाइटल में। तो महापाषाण काल हम पढ़ चुके हैं, इसका समय जैसे मैंने आपको बताया 1200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व पे खत्म होता है। और जैसे ही ये 300 ईसा पूर्व पे खत्म होता है तो संगम काल का हम समय देखते हैं 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, ठीक है। संगम काल, अब आप इसको संगम काल कहें, संगम युग कहें, या इंग्लिश में संगम एज कहें, एक ही बात है। जहां पर संगम शब्द के बारे में लिखना है तो आपको इस हिसाब से समझ जाना चाहिए कि इसी बारे में बात हो रही है। संगम, सबसे पहले आप संगम शब्द का मतलब समझ लीजिए। संगम शब्द का मतलब क्या होता है भाई? मिलन। दो नदियां, अगर एक नदी ये आ रही है और एक नदी ये जा रही है, तो यहाँ पर इनका संगम हो गया है, मिलन हो गया है, ऐसा ही कहते हैं ना मिलन का मतलब। तो बेसिकली संगम काल को कहा गया है मिलन वाला काल। अब किन किन का मिलन है? अभी मिलन भी आपको एक दो तरह से देखने को मिलता है। एक तो ये कि ये बेसिकली बिलोंग करता है तमिल कवियों के द्वारा। तमिल कवि जो हुआ करते थे, अब जो साउथ इंडिया है
जो ये नीचे वाला एरिया था, ये अलग अलग, पहला पे समझो, ये जो साउथ वाला इंडिया था ये अलग अलग राजाओं के अंडर था। राजा ही समझो आप पहले। तो जो जो टेरिटरी का मतलब जिस जिस क्षेत्र का जो जो राजा है, उस क्षेत्र से भाई उनके कवि आ रहे हैं। अब ये सारे कवि एक साथ अपना मीटअप कर रहे हैं, एक इनका समारोह हो रहा है, और इस समारोह में सारे कवि अपनी अपनी कविताएं लिख रहे हैं या उनका विमोचन कर रहे हैं, साहित्य लिख रहे हैं। जैसे कवि सम्मेलन होता है, हर कोई आके अपनी अपनी कविताएं सुना रहा है, एक तरह से मीटअप हो रहा है। तो इस तरह के जो ये कवि सम्मेलन या इस तरह के जो सारे कवि मीटअप होते थे, जो संगम हो रहा है सारे कवियों का, तो इसे भी एक तरह से संगम काल का आधार माना गया है। दूसरा, जो हमारा अगर हम भारत का नक्शा देखें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मिलन है यहाँ पर। मतलब यहाँ से आर्य लोग, जो हमारे आर्य लोग थे, अगर आपको याद हो वैदिक काल में जो ऋषि मुनि लोगों को आर्य कहा जाता था, तो वो लोग दक्षिण में आए हैं, अपने धर्म को उन्होंने यहाँ पर प्रचार प्रसार करा है, यहाँ हमारे हिंदू देवी देवताओं को उन लोगों से परिचित करा है। क्योंकि अगर आप आज भी देखें तो जो दक्षिण भारत है वहां के रीति रिवाज हमारे उत्तर भारत वालों से थोड़े से अलग हैं। चाहे आप पहनावे को लें, चाहे आप उनकी बोली को लें, या उनके खान पान को लें, या उनकी मान्यताओं को लें, मतलब बहुत से फील्ड में आपको अंतर देखने को मिलता है। तो ऐसा ही कुछ उस समय में था। दक्षिण भारत अपने अलग स्टाइल में चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि वैदिक काल से ये लोग 300 साल लगभग पीछे हैं डेवलपमेंट के उसमें, जो कि वैदिक काल में उत्तर भारत के लोग लोहे से 300 या 400 वर्ष पहले परिचित हो जाते हैं, और ये लोग 300-400 वर्ष बाद होते हैं। तो संगम का मतलब कुल मिला के कुछ ऐसा ही है कि उत्तर भारत का दक्षिण भारत के साथ जो सम्मेलन है, और जो तमिल कवियों की जो एक कवि सम्मेलन टाइप के होते थे, जो संगम होते थे, और जो कवि थे तमिल क्षेत्र के, सब अलग अलग शासकों के, मतलब अलग अलग राजाओं के अंडर आते थे, तो वो सब आपस में मिलते थे, तो इसी को संगम काल के नाम दे दिया गया है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्या है पूरा। संगम काल समय कब से कब तक था? 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। ठीक है, अब आप इसको ऐसे में देखें कि जो ये भारत का नक्शा है, इस नक्शे के बेस पे आप इसको समझे पहले। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां पर से तो आप समझ लो भाई ये कृष्णा नदी है, एक कृष्णा नदी, इसके नीचे वाला क्षेत्र। अब ये पूरा क्षेत्र है, दक्षिण भारत भी है अगर, तो भाई एक आदमी के अंडर तो होगा नहीं। तो यहां पर क्या स्थिति थी कि प्रमुख तौर पर कबीलों के तौर पर, जो कबीले होते हैं, उन लोगों के द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता था। तो कबीला तो एक नहीं होता, अलग अलग कबीले होते हैं। तो कबीलों के द्वारा शासन था, और उनका एक सरदार होता था। जैसे राजा होता है एक, वैसे ही आप कबीला समझिए, कबीलों का सरदार होता था, वो एक तरह से राजा की भूमिका में होता था। तो जो ये वाले क्षेत्र हैं, ये लगभग 3 हिस्सों में मुख्य तौर पर बटे हुए थे, और आप 3 सरदार कहेंगे कबीलों के, और इन सरदारों के नाम या इनके वंश कौन कौन से नाम से प्रख्यात है, तो वो देखिए। जैसे मैं नक्शे में दिखा रहा हूं, इस तरफ वाला जो क्षेत्र था, ये था चोल वंश के द्वारा शासन। ठीक है, जो सरदार था वो चोल वंश था। ये वाला क्षेत्र था पांड्य वंश के द्वारा। नाम याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला था चेर वंश द्वारा। चोल वंश, पांड्य वंश, चेर वंश। अगर आपके पास हिस्ट्री में मैप भी आ सकता है, तो आपको ये थोड़ी बहुत लोकेशन याद होनी चाहिए, कौन सा वाला वंश कहां पर शासन करता था। तो चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश, ये तीनों दक्षिण भारत में इस हिसाब से शासन किया करते थे। वो मैंने आपको नक्शे में दिखा दिया। और जो ये तीनों वंश हैं, चोल, चेर, पांड्य,
इनमें अगर हम सबसे शक्तिशाली की बात करें तो शक्तिशाली था चोल वंश, ये सबसे ज्यादा पावरफुल था। अब मैंने जैसे आपको बताया जो तमिल कवि होते थे उनके सम्मेलन होते थे, ठीक है, तो ये लोग अपनी कविताएं लिखते थे, ठीक है। कई किताबें लिखी हैं सिंपल भाषा में, समझो आप, साहित्य लिखी हुई चीजें हैं बहुत सारी। तो ये अलग अलग राजाओं की टेरिटरी से आ रहे हैं, तो इनकी कविताओं के माध्यम से ही हमें इस समय की तो जानकारी मिलती है, या जो इनके साहित्य लिखे हुए हैं, बराबर। अब इनकी कविताओं में मुख्य तौर पर प्रेम प्लस युद्ध, प्रेम प्लस युद्ध के ऊपर इन्होंने कई कविताएं और इस तरह की रचनाएं करी हैं, ठीक है। और इसमें इनकी जो ये तमिल लोगों के जो तमिल कवियों द्वारा जो लिखी हुई किताबें हैं, आप ऐसे समझे, ऐसे लिखी हुई जो किताबें हैं, इन्हीं से उस समय के जो तमिल वाले क्षेत्र हैं, इन लोगों की अलग अलग मतलब जो धर्म की मान्यताएं हैं उसकी जानकारी मिलती है, बोली की जानकारी मिलती है, ठीक है, समाज किस हिसाब का है। कहने की बात है तमिल के क्षेत्र में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या क्या स्थिति है उस समय की, वो सब बातें इन तमिल कवियों द्वारा लिखी हुई जो रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं, जो भी कहानियां हैं, वो सब उन चीजों से मिलती हैं, ठीक है। दूसरी बात, इन्हीं कविताओं या कवियों के द्वारा जो लिखे हुए किताब हैं, जो ग्रंथ है, उसी के माध्यम से हमें जो उत्तर भारत मतलब जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत का दक्षिण भारत के साथ जो संबंध है उसकी भी जानकारी मिलती है इन्हीं के माध्यम से, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि उत्तर से आर्य लोग आए थे दक्षिण में, तो जो इनका परस्पर संबंध रहा है प्रेम पूर्वक और शांतिपूर्वक रूप से, तो वो सब बातों का वर्णन भी इन्हीं तमिल कवियों द्वारा जो लिखी हुई रचनाएं हैं, जो किताबें हैं, जो साहित्य हैं, उन सब से हमें देखने को मिलता है। तो अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे संगम काल का मतलब। तो तमिल कविताओं के द्वारा जो लिखी हुई रचनाएं हैं, इस तरह की बातों में ये सब बातें देखने को मिलती हैं, इनके द्वारा लिखी हुई बातें। अब जो तमिल कवियों का जो सम्मेलन हुआ है, जो मिले हैं, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 3 संगम हुए हैं। संगम मतलब 3 बार मिले हैं, 3 बार आप मीटअप समझ लीजिए, एक तरह का फंक्शन होता है ना, मीटअप फंक्शन। तो 3 संगम हुए हैं, और ये तीनों संगम जो हुए हैं, ये किसके संरक्षण में हुए हैं? पांड्य शासक के, मतलब इनके समय पर हुए हैं। इन लोगों ने इसको मोटिवेट करा इन चीजों को, ठीक है। तो तमिल कवियों के जो 3 संगम हुए हैं वो पांड्य शासकों के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। और इनकी जो कविताएं हैं तमिल कवियों ने जो लिखी हुई हैं, जिससे हमें तमिल भारत की जो दक्षिण भारत की जानकारी मिलती है, साथ साथ उत्तर और दक्षिण भारत के जो परस्पर संबंध है उसकी जानकारी मिलती है। साथ साथ जैसे तीनों वंश हैं, तो तीनों वंश ऑब्वियस सी बात है कि आपस में द्वेष होंगे, थोड़े से संघर्ष होंगे, एक थोड़ा सा एक दूसरे से चिड़ होगी, द्वेष होगा, है ना। तो उन सब बातों को भी कविताओं के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र के कवि दिखाते थे। तो उन सब जब कविताओं को पढ़ा गया तो ये बातें इतिहासकारों ने समझी, ठीक है। तो ये सब बातें इनकी कविताओं में देखने को मिलती है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब जो तमिल वाला क्षेत्र था, ठीक है, तो ये क्षेत्र था, मतलब मान लो ये है तमिल क्षेत्र, जमीन का टुकड़ा है। ये पूरा तमिल क्षेत्र 5 भागों में बट रखा था। 5 भागों में, ऐसे नहीं कि एग्जैक्ट यहीं से यहीं तक, नहीं, ऐसे नहीं, ये जमीन की विशेषता के आधार पर बांटा गया था। किस जगह पर कैसी जमीन है उसको वैसा नाम दे रखा था। कहीं पर उपजाऊ भूमि है, मतलब वहां पर अच्छी पैदावार होती है, फसल वगैरह बोएंगे तो अच्छी पैदावार मिलेगी, और कहीं पर बंजर भूमि है, भाई वहां पर तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ जगह ऐसी हैं जो पहाड़ों पर स्थित हैं, तो कुछ जगह ऐसी हैं जो बिल्कुल नजदीक है समुद्र के, ठीक है। तो कुछ इस तरह की जमीन जो थी, अपनी अपनी प्राकृतिक स्पेशलिटी, मतलब नेचुरल स्पेशलिटी थी जो जमीन की, उस आधार पर ये पूरा क्षेत्र जो तमिल का था, ये 5 भागों में बटा गया था। 5 भागों में बटा हुआ था। हम तो भाग कह रहे हैं, लेकिन इनकी भाषा में इसको क्या कहेंगे आप, कि ये 5 टिनाइयों में बटा हुआ था। 5 टिनाइयों में बटा हुआ था।
5 टिनाइयों में बटा हुआ था। अब ये 5 टिनाइयां कौन कौन सी थी ये समझते हैं हम। मैंने आपको बताया नेचुरल जो भौगोलिक स्थिति है जमीन किस इस तरीके की है उस आधार पर ये बटी हुई थी। तो फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं, जैसे आप समझो कोई जमीन पहाड़ी क्षेत्र पर है, जो पहाड़ी क्षेत्र वाला है मतलब पहाड़ वाला क्षेत्र है एक। दूसरा आप देखिए इसमें जहां पर पानी की व्यवस्था ना हो, निर्जल क्षेत्र, निर्जल क्षेत्र। तीसरा आ गया आपका इसमें ऐसा क्षेत्र जहां पर घास फूस खूब होती है, ठीक है, मतलब चरवाहा किस्म का क्षेत्र। चरवाहा क्षेत्र मतलब पशुओं के लिए घास वगैरह अच्छी मात्रा में वहां पर उपलब्ध हो जाती है। चौथे नंबर पे आप इसमें देखेंगे ऐसी जमीन जहां पर पानी की अच्छी व्यवस्था है, जैसा नम क्षेत्र, नमी बोलते हैं ना पानी की वाली चीज को। पांचवा हम ऐसे बोल देंगे जो समुद्र के निकट है, समुद्री तट। तट का मतलब किसी भी चीज के निकट। तो मैंने आपको ये 5 तिनाइयां बता दी कि किस किस आधार पर बटी हुई थी। ये तो मैंने आपको हिंदी में बताया, जैसा हम तमिल भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो जमीन जिस हिसाब की है, नेचुरल स्थिति जिस हिसाब की है जिस जगह की, उसी आधार पर वहां के लोग का रहने का, अर्थव्यवस्था का अपना ही साधन था। उनकी जो प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति है, मतलब जिस तरह की जमीन है, जिस तरह की जगह में वो रहते हैं, वो उसी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी करते थे अपना जीवन चलाने के लिए। अब देखिए, अब धीरे धीरे इसको सब समझेंगे। जो पहाड़ी क्षेत्र है इसको कहा क्या करते थे, उनकी भाषा में आप कहेंगे तो आप इसे कहेंगे कुरी नजी। साउथ इंडिया से आप लोग परिचित होंगे, वहां के नाम कुछ इसी तरीके से होते हैं, तो कुरी नजी कहते थे। अब कुरी नजी या पहाड़ी क्षेत्र वाले लोग अपना गुजर बसर करते थे शिकार कर कर, ठीक है। वहीं दूसरा आपने जैसे समझा, निर्जल क्षेत्र को कहते हैं पलाई, निर्जल क्षेत्र को कहते हैं पलाई। पलाई के लोग मुख्य तौर पर किस चीज पर निर्भर थे, लूट प्लस डकैती, इस चीज पर ये लोग निर्भर थे। तीसरा आ जाता है चरवाहा क्षेत्र। अब इस चरवाहे क्षेत्र को इसमें क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मुलई। मुलई वाले लोग, जैसा चरवाहा क्षेत्र है तो आप नाम से समझ रहे हैं कि ये लोग क्या करेंगे भाई, ये करेंगे पशु पालन, मतलब पशुओं को पालेंगे। वहीं दूसरा आता है नम क्षेत्र। नम क्षेत्र को कहेंगे आप मरुदम, मरुदम। अब मरुदम के लोग, आप खुद सोचिएगा, चरवाहे क्षेत्र में ये पशुओं को पाल रहे हैं, तो जिस जगह पर नम क्षेत्र है मतलब कृषि और इस तरह की चीजें हो सकती हैं, फसल की पैदावार, तो वहां के लोग क्या करेंगे, कृषि तो करेंगे, एग्रीकल्चर। अब जो समुद्री तट पर थे, समुद्री तट के निकट जो जमीन हुआ करती थी, वहां के लोग क्या करते थे, वहां के लोग जीवन यापन के लिए मछली पकड़ते थे अपने जीवन यापन के। तो इनकी आर्थिक क्रिया मछली पकड़ना थी। तो आप ध्यान से देखें हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि तमिल क्षेत्र जो है ये 5 हिस्सों में बटा हुआ था। हिस्सों को हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन परीक्षा में आप लिखेंगे 5 टिनाइयों में बटा हुआ था। 5 टिनाइयां क्या थी, पहाड़ी क्षेत्र को अलग थे, निर्जल क्षेत्र अलग थे, चरवाहे किस्म के क्षेत्र अलग, नम क्षेत्र अलग, समुद्री तट अलग। इन सब के क्या क्या नाम हैं वो आपको बताए गए, जैसे पहाड़ी क्षेत्र का नाम कुरीनजी, और उसी के आधार पर यहाँ के लोग की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी, जैसे पहाड़ी क्षेत्र के लोग शिकार किया करते थे, और बाकी आपने समझा है। तो ये कुछ बातें थी तमिल क्षेत्र के बारे में कि किस प्रकार से वहां पर जमीन का या जो क्षेत्र है उसका बंटवारा हो रखा था। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के बारे में एक और बात कि यहाँ के लोग जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था से परिचित थे।
जानते थे ये लोग वर्ण व्यवस्था क्या है, किंतु ये लोग इसके आधार पर लोगों का बंटवारा नहीं करते थे। जैसे उत्तर भारत में आप कितने भी टैलेंटेड हो, आपके वर्ण के आधार पर ही आपको ट्रीट करा जाता था, लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा नहीं था। यहाँ पर आदमी को उसके व्यवसाय के अनुसार ही उसको तवज्जो दी जाती थी, कौन क्या काम करता है। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था से परिचित थे, लेकिन वह इस एक तरह से आप ये नहीं कह सकते कि वो वहां पर आप भेदभाव हो रहा है और आपको इंसानों को बांटा जा रहा है वर्ण के आधार पर, कर्म के आधार पर हो रहा है, वर्ण के आधार पर नहीं, काम के आधार पर। आगे बढ़ के और देखते हैं इसमें, इस वाले क्षेत्र में अमीर गरीबी का प्रचलन देखने को मिलता है कि अमीर गरीब लोगों के बीच में एक अंतर, एक सीमा देखने को मिलती है। जहां अमीर लोग ईंटों के घर, जो पक्की हुई ईंटें होती हैं, उन घरों में रहा करते थे, प्लस साथ साथ महंगे वस्त्र पहना करते थे, अच्छे कपड़े पहना करते थे। वहीं जो गरीब और निर्धन हुआ करता था वह मिट्टी के घर में रहा करता था, प्लस नॉर्मल साधारण वस्त्र पहना करता था। तो ये एक बात है कि इस समय में यहाँ पर जो है एक अमीरी गरीबी का एक वो देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर दक्षिण भारत की कुछ और बातें हम देखें तो यहाँ पर ऐसा हुआ करता था, क्योंकि आपको मालूम है प्राचीन काल में आक्रमण की स्थिति बनी रहती थी, एक तरह से जमीनों को हथियाने की और दूसरे क्षेत्र के आपके क्षेत्र में आएंगे, इस तरह की गतिविधियां हुआ करती थी। तो जो युद्ध में, जैसे आज हमारी आर्मी होती है जिसे हम फौज कहते हैं, इस तरह के जो उनके सैनिक हुआ करते थे, जब वो युद्ध में शहीद हुआ करते थे तो उनकी कब्रों के ऊपर स्मारक के तौर पर, चिन्ह के तौर पर एक पत्थर रखा जाता था जिसे नरुकल कहा जाता था, एक तरह से नरुकल। और ये वीर योद्धाओं के कब्रों के ऊपर रखा जाता था। और इनको, जो ये वीर योद्धा होते थे जो शहीद हो जाते थे, इनको देवी देवताओं की भांति माना जाता था लोगों के द्वारा, और इनकी पूजा अर्चना की जाती थी। ठीक है, तो ये आपने कुछ और बातें देखी इस बारे में। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये सब बातें थी। अब हम इसमें देखते हैं कि इस समय में जो दक्षिण भारत का इतिहास देख रहे हैं, संगम काल के दौरान महिलाओं की समाज में क्या स्थिति थी। तो महिलाओं की समाज में क्या स्थिति थी, हम उसको देखते हैं। संगम काल के दौरान जो महिलाएं हुआ करती थी, लगभग शिक्षित भी थी। संगम काल के दौरान कुछ एक महिलाएं शिक्षित भी थी। अब इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? अगर आप ध्यान दें तो हमने क्या बोला था कि संगम काल की अधिकांश जानकारी हमको उस समय के जो कवि लोग हैं, तमिल कवि हैं, उनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं, काव्य, सिंपल भाषा में उन्होंने कुछ कविताएं और कुछ ग्रंथ, कुछ किताबें लिखी होंगी, तो उन सब चीजों से हमें ये जानकारी मिलती है। अब संगम काल के कवियों से हमें उस समय की जानकारी मिली है, तो जो कवि होते हैं वैसी ही रचनाएं हमें लेडीसों द्वारा भी लिखी मिली है। तो कवियत्री किसे कहते हैं? जैसे मेल में आप कहेंगे कवि, इसका फीमेल में अगर आप कहेंगे तो वो कहलाया जाएगा कवियत्री। तो काफी रचनाएं ऐसे हैं जो लेडीसों द्वारा करी गई हैं, तो कवियत्री कहा गया है जिनको। तो इसी आधार पर कहा जाता है कि उस समय की महिलाएं जो हैं वह शिक्षित भी थी। दूसरी बात, उस समय की महिलाएं जो थी वह आर्थिक गतिविधियों में भी लिप्त रहती थी, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, जिनसे गुजर बसर चलता है, या जैसे आज हम पैसा अर्न करने के लिए कितनी एक्टिविटीज करते हैं, तो आज के समाज में भी मेल और फीमेल दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंडल्ज रहते हैं। उसी हिसाब से उस समय की जो महिलाएं थी वह भी आर्थिक क्रियाओं में अपनी भागीदारी अवश्य रूप से दिया करती थी। तो उसके जो जो प्रमाण है कि किन किन जगहों पर ये लोग, लेडीज जो थी, महिलाएं जो थी, ये किन किन आर्थिक गतिविधियों में रहते थे, तो उसमें कुछ एक आप ध्यान रखें। जैसे धान रोपण होता है कृषि में, पशुपालन,
पशुपालन भी किया करती थी। टोकरी निर्माण मतलब टोकरी बनाने का कार्य, टोकरी निर्माण, धागा बनाना, आदि। मतलब इस तरह की आर्थिक गतिविधियों में महिलाएं लिप्त रहा करती थी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं आपको भूलना नहीं है, हम संगम काल पढ़ रहे हैं और संगम काल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं उस समय में महिलाओं की समाज में क्या स्थिति थी। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस दौरान सती प्रथा भी थी। जो सती प्रथा थी वो भी प्रचलन में थी। अब सती प्रथा क्या होती है? देखिए, ऐसा हुआ करता था प्राचीन काल में कि जब किसी विवाहित जोड़े में कोई शादीशुदा है और उसमें पुरुष की मृत्यु हो जाती थी, पति अगर मृत्यु को प्राप्त हो गया है, वीरगति को प्राप्त हो गया है या उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसमें क्या होता था, जब पति की चिता जलाई जाती थी उसी के साथ साथ, मतलब पति तो चिता में लेटा हुआ है, उस पर अग्नि लगा दी गई है और जीवित पत्नी अपने पति की चिता के साथ अपने प्राणों की आहुति दे देती थी। कहने का मतलब है पत्नी भी जलती हुई चिता में लेटेगी पति के साथ और अपने प्राणों की बलि दे देगी। तो इसी को कहा जाता था सती प्रथा। भारत के कुछ एक हिस्सों में यह अनिवार्य थी, मतलब मैंडेटरी थी, करना ही है भाई। लेकिन साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में ये मैंडेटरी नहीं थी। और सती प्रथा जो हम नाम ले रहे हैं ये हमारे नॉर्थ इंडिया में हम लोग इस नाम से इसको जानते हैं। वहां के लोग इसको क्या कहते हैं, ये नाम आप याद रखें, तिपायदल। तिपायदल तो आपको याद रखना है, तिपायदल किसे कहते हैं, जिसे हम सती प्रथा कहते हैं, वही चीज वहां तिपायदल के नाम से फेमस है। तो सती प्रथा मैंने आपको बता दी और तिपायदल है। लेकिन साउथ में, जैसा मैंने आपको बताया कि साउथ में ये मैंडेटरी नहीं थी कि आपको अपने पति की चिता के साथ आपको अपनी प्राणों की आहुति देनी है। ये साउथ में, मतलब दक्षिण भारत में मैंडेटरी नहीं था। हाँ, अगर कोई चाहता है स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से कोई पत्नी अगर अपने पति के साथ अपने प्राणों की आहुति देना चाहती है तो वह दे सकती है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया सती प्रथा भारत के कुछ एक हिस्सों में तो अनिवार्य थी, मैंडेटरी थी, लेकिन साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में ये मैंडेटरी नहीं थी और इसको वहां पर तिपायदल नाम से जानते हैं। किंतु समाज में अगर आप महिलाओं की बात करें तो कुछ एक उन पे बंदिशें अवश्य रूप से लगी हुई थी। तो वो क्या क्या थी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो महिलाएं के पति की मृत्यु हो जाती थी तो वो सती प्रथा में होती थी, लेकिन यहाँ मैंडेटरी नहीं था। लेकिन जो ऐसी आप देखेंगे जिनके पति मर चुके हैं या जिनको विधवा कहते हैं साधारण भाषा में, ऐसी स्त्रियों को, ऐसी महिलाओं को जो समारोह होते हैं, मतलब किसी भी कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आप बर्थडे मना रहे हैं या कोई भी तीज त्योहार मना रहे हैं, उनमें इनको आने की अनुमति नहीं होती थी। मतलब वहां इनकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, नो एंट्री उनके लिए। साथ साथ ये लोग श्रृंगार नहीं कर सकती थी। श्रृंगार आप सभी जानते हैं, हम लोग अपना जो ब्यूटी से रिलेटेड जो अपने आप को एनहेंस करते हैं, मतलब आज ब्यूटी पार्लर में जाके या जो भी हम लोग अपने को डेकोरेट करते हैं एक तरह से, इस तरह का ब्यूटी वर्क की इन लोगों पे भी पाबंदी थी। तो ये दो जो समारोह में इनको एंट्री और श्रृंगार करने की इन पे पाबंदी थी, तो ये मैंडेटरी थी। ये जो थी एक तरह से विधवा महिलाओं पे एक तरह से यह लागू होती थी। तो ये बात आई महिलाओं की संगम काल के दौरान। अब कुछ और बातें इस समय को लेकर, आइए उनको समझते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने स्टार्टिंग में देखा जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, ये 3 शासकों द्वारा, मतलब 3 कबीलाई सरदारों द्वारा शासन किया जाता था, जिसमें हमने चेल, चोर और पांड्य, ठीक है। तो हमने ये 3 देखे थे इसमें जो, तो इन्हीं में से एक जो हमारे
राजा हैं, चोल शासक, जो चोल शासक हैं, उन्होंने एक कार्य करा है इतिहास की दृष्टि से, वो थोड़ा महत्वपूर्ण रहता है, तो वो हमको याद रखना है। ठीक है, तो आप उसको देखें। तो चोल शासक, तो जैसे ही हमने दिखाया, चेल, चोल और पांडे। तो चोल के एक शासक हैं, उनका नाम है कारिकल। का नाम क्या है, ये नाम आप याद रखें, महत्वपूर्ण है। कारिकल, कारिकल नाम के एक शासक है। इन्होंने एक बांध का निर्माण किया है। बांध मतलब आप कहते हैं डैम, जिसे पानी रोका जाता है, क्योंकि साउथ इंडिया की तरफ बारिश काफी अधिक होता है और पानी की उपलब्धता ज्यादा है। उस कारणवश वहां पर ये डैम बनवाया इन्होंने, ताकि कृषि के कार्य को वहां पर प्रोत्साहन मिले और कोई दिक्कत ना आए, मतलब बांध बनवाया, जिसे कहते हैं बांध। तो इन्होंने एक बांध बनवाया। अब ये बांध किस नदी के ऊपर बना, तो भाई ये बना आपका कावेरी नदी के ऊपर, कावेरी नदी पर। ठीक है, कावेरी नदी पर इस बांध को बनाया गया। और ये बांध का नाम अगर आप देखेंगे तो इसका नाम है, आपको ये नाम अवश्य याद होना चाहिए, इसका नाम है कल्लनई डैम बांध। मैं डैम बोल रहा था, मतलब कल्लनई बांध हिंदी वर्जन में है, तो कल्लनई बांध। और इसी को आप लोग एक और नाम से जानते हैं, अगर आप लोग साउथ इंडिया से कनेक्टेड हैं किसी कारणवश, तो ग्रैंड एनीकट, ग्रैंड एनीकट नाम से भी ये काफी फेमस है। और ये अगर आप इसको देखेंगे तो तमिलनाडु के ये तिरुचिपल्ली नाम की जगह में स्थापित है। इतना डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि जो चोल वंश के जो एक राजा रहे हैं, जिनका नाम है कारिकल, इन्होंने एक बांध का निर्माण किया है कावेरी नदी के ऊपर, जिसका नाम है कल्लनई बांध। ठीक है, और इसी को ग्रैंड एनीकट के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। चलिए इसमें आगे और देखते हैं। अब थोड़ा सा धर्म के बारे में समझते हैं। धर्म के विषय में संगम काल में क्या क्या बातें मुख्य थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत के नक्शे में मैंने आपको इस तरह से बताया था कि ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। उत्तर दिशा का दक्षिण दिशा के साथ जो मिलन है, ये भी एक संगम ही कहलाता है। तो इसी समय में उत्तर और दक्षिण के बीच में संगम हुआ, और धर्म के क्षेत्र में भी ये हुआ, और ये एक शांतिपूर्ण रूप से हमारे संबंध रहे हैं इनके साथ। अगर हम देखें तो उत्तर का दक्षिण के साथ शांतिपूर्ण और संबंध था धर्म के प्रति भी। और धर्म के प्रति में जो हमारे आर्य लोग, जो हमारे ब्राह्मण लोग यहाँ उत्तर से दक्षिण की ओर गए, तो वहां मैंने आपको पहले भी समझाया कि उन लोगों ने वहां पर हमारे धर्म के प्रचार प्रसार किए, उत्तर भारत की जो धार्मिक रीति रिवाज है उन सबसे उनको परिचित कराया, उन बारे में बताया, यहाँ के देवी देवताओं के बारे में बताया। तो कुछ एक देवी देवता वहां पर काफी प्रसिद्ध हुए दक्षिण भारत में, तो वो सब आप देखें कौन कौन से थे, ये आपको नाम याद होने चाहिए। तो इसमें आपके आते हैं एक इंद्र, दूसरे आते हैं आपके इसमें विष्णु, और तीसरे इसमें आ जाते हैं आपके शिव जी। तो आपको ये तीन नाम याद होने चाहिए कि दक्षिण भारत में ये तीन देवी देवता काफी प्रसिद्ध हुए और इनकी आराधना काफी जोरों शोरों से होने शुरू हुई। और जो हमारे एक आप बोलेंगे, अगर उत्तर से दक्षिण भारत के बीच में जो एक संबंध बनाने का जो श्रेय, अगर हम एक किसी ऋषि का नाम लिखें तो यहाँ पर एक अगस्त्य ऋषि हैं। बस आप एक नाम याद रख लें, इतना कुछ नहीं है। एक अगस्त्य ऋषि हैं, उनका काफी इसमें योगदान है। तो ये आप नहीं भी नाम याद रखेंगे ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन लिख देंगे एग्जाम में तो अच्छा आपका इंप्रेशन पड़ेगा। तो यहाँ पर मुख्य तौर पर बात यह है कि जो इंद्र, विष्णु और शिव जी हैं, इन लोगों से, यानी इन देवी देवताओं के बारे में हमारे जो आर्य लोग हैं, हमारे ब्राह्मण लोग, उन लोगों ने वहां पर इनको काफी लोकप्रिय बनाया था नॉर्थ, ये साउथ इंडिया में। ठीक है, साथ ही साथ धर्म के क्षेत्र में ये लोग यहाँ पर भी जैन तथा बौद्ध धर्म के बारे में, जैन तथा बौद्ध धर्म के भिक्षु जो थे, जो वहां उस धर्म के प्रचारक थे, जो जैन धर्म बौद्ध धर्म के भिक्षु हैं, इन लोगों के भी यहाँ पर प्रमाण देखने को मिले हैं। मतलब वहां के लोग भी जैन तथा बौद्ध धर्म से परिचित थे।
किंतु जो दक्षिण भारत है यहाँ पर एक प्रसिद्ध देवता को ये लोग मानते हैं और उसकी काफी ह्यूज लेवल पर आराधना भी करते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। इन देवता का नाम आपको याद होना चाहिए। इनका नाम है मुरुगन देवता। इनका नाम है मुरुगन देवता। इनकी काफी यहाँ पर आराधना की जाती है और इनको हम लोग नॉर्थ इंडिया में मतलब अपने उत्तर भारत में हम इन्हीं को युद्ध का देवता के नाम से मानते हैं। ठीक है, मतलब युद्ध का देवता इनको मानते हैं। और अगर हम उत्तर भारत में इनका नाम देखने की कोशिश करें तो इनको ही कार्तिकेय बोलते हैं। ठीक है, कार्तिकेय बोलते हैं। और अगर आप इनका इतिहास देखेंगे तो ये कार्तिकेय या मुरुगन देवी दोनों एक ही नेम है, लेकिन ये हैं कौन? तो ये हैं आपके शिव जी एंड पार्वती जी के पुत्र। तो पार्वती और शिव जी के ये पुत्र हैं कौन? मुरुगन देव। और इन्हीं को युद्ध का देवता बोला जाता है। अगर इसका आप इतिहास देखें मुरुगन देव का, तो इनका जन्म का जो बेसिक मकसद था वो राक्षसों का संहार करना था। तो इसी तरह से इनको, जो मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत में जो मुख्य रूप से जिनकी पूजा आराधना की जाती है तो वो है मुरुगन देव, और ये युद्ध के देवता माने जाते हैं और ये शिव जी और पार्वती के पुत्र हैं। तो ये सब बातें हैं जो कुछ हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट थी और जितना आपको कंटेंट दिया गया है उस आधार पर। तो ये सब बातें हमें संगम काल की एक तरह से जानकारी प्रदान कराता है। और संगम काल के जो साहित्य हैं, किताबें हैं, उन्हीं सब चीजों से हमने इसको समझा है। तो आप ध्यान रखें, हमने संगम काल पढ़ा। ये 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का समय है। और इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है मौर्योत्तर काल, इसका यहाँ पर समाप्ति होता है। और इसके बाद के जो हम चैप्टर हैं अब उसको अलग वीडियो में पढ़ेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी जो पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग, उसमें आपको बहुत मदद मिली होगी। फिर भी आपका कोई सवाल हो, कोई मन में दुविधा हो, तो आप निश्चित तौर पर नीचे कमेंट के माध्यम से हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुप्तवंश को पढ़ेंगे। धन्यवाद।